हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ मार्केट आउटलुक के बारे में। और मार्केट आउटलुक हमें क्या लगता है, ये जो है नेक्स्ट वीक के लिए है। और नेक्स्ट वीक जो है काफ़ी क्रूशियल है। और काफ़ी क्रूशियल किस लिए है वो आपको बताता हूँ। क्रूशियलिटी इसलिए है कि अगले वीक में फेडरल रिजर्व ने रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन लेना है और बाजारों में गहमा गहमी मची हुई है। शुक्रवार की अगर हम इंडिया की क्लोजिंग देखें तो अच्छी क्लोजिंग थी, हम पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुए। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने अच्छा किया। अगर हम निफ्टी की बात करें तो 0.67 और बैंक निफ्टी की बात करें तो हम 1.19% की तेज़ी के साथ बंद हुए। लेकिन जब यूएस के बाज़ार खुले तो यूएस के बाज़ार जो है कुछ और ही तस्वीर बयां कर रहे थे। और यूएस के बाज़ारों में अभी भी जो यूएस के बैंकों की जो चिंता है वो अभी व्याप्त रही। और डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज तकरीबन 1.19 यानी कि आप ये कह सकते हैं 1.2% के आसपास जो है कमजोरी के साथ बंद हुए। सबसे खास बात डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में क्या रही वो था बैंकिंग स्टॉक्स। जो लीडरशिप बैंक्स हैं डाउ जोन्स के अंदर वही शुमार हैं खाली। तो उन बैंकों में एक अच्छी खासी बिकवाली देखने के लिए मिली। यूएस मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि अभी ये पेन और चल सकता है बैंकों का। अब इस पेन को चलते के साथ फेडरल रिजर्व शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट या तो बढ़ा ही नहीं या 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाए। अब इस पूरे बैंकिंग का जो पूरा हिसाब किताब बिगड़ा है उसका असर क्या हुआ है कि डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हो गया है। दूसरी बात क्या हुई है कि जो बॉन्ड यील्ड्स हैं उनके रेट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुए हैं। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात हुई है वो कि सेंटीमेंट जो है वो बदला है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो बढ़ने वाली साइकिल है वो शायद रुक सकती है। यानी कि या तो उस पर अभी पोज लग सकता है इस मीटिंग के अंदर या 25 बेसिस पॉइंट बढ़ सकती है। बस यही जो है अनुमान लगा रहे हैं। देखिएगा, मेरा मानना है जो यूएस के रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो साइकिल है ये शायद मैं कभी अलग वीडियो में बताऊंगा। जिस तरीके से हम उसको रीड करने की कोशिश कर रहे हैं शायद कहानी कुछ और है। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसके ग्लोबल इम्पैक्ट शायद यूएस डालना चाहता है। और मुझे लगता है कि यूएस का एक हमेशा से एक प्रोस्पेक्टिव रहा है कि उसको विश्व के अंदर जो है अपनी दखल अंदाजी करनी है और विश्व के ऊपर अपनी चौधराहट रखनी है। उस चौधराहट को वो अब इकोनॉमिक फ्रंट पर भी रखना चाहता है। और उसमें मुझे लगता है कि जो फेडरल रिजर्व है वो एक अहम भूमिका निभा रहा है, जो कि शायद हमारे यहाँ के इकोनॉमिस्ट या बाकी लोग जानना नहीं चाहते। बट मुझे लगता है कि ये एक इंटरेस्ट रेट के बहाने जो वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ हैं उनके साथ कुठाराघात करना और वर्ल्ड की जो करेंसीज़ हैं उनको एक तरीके से खुला लड़ाई के लिए आमंत्रित कर रहा है। वो मैं कभी बाद में चिंता करूँगा उसकी कि ये क्यों है ऐसा और क्यों वो अपने विरोधियों को अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट से किस तरीके से तबाह कर रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं तो अगर पिछले साल का आंकड़ा भी देखें तो करीबन 3 लाख करोड़ रुपए का डेट जो है इंडिया से रिडीम हुआ है। और वो केवल और केवल अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउ जोन्स के बढ़ने की रेट ऑफ इंटरेस्ट यूएस में बढ़ने की वजह से ही हुआ है। तो अब बात यह कि अगर रेट बढ़ते हैं घटते हैं उससे क्या है। तो देखिएगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो डैमेज हो गया तो वो डैमेज जो है वो किस तरीके से ठीक होगा। कुछ फायर फाइटिंग एक्सरसाइज जो है यूएस में होंगी। देखिएगा, मैं एक ही बात मानता हूँ, यूएस को किसी से मतलब नहीं है, यूएस को अपनी इकोनॉमी से मतलब है। और अपनी इकोनॉमी के साथ साथ पहले तो अपनी इकोनॉमी पे उसने फोकस कर रहा है, दूसरा उसने चौधराहट जरूर रखनी है। तो वो बाकी जो कंट्रीज़ हैं, चाहे उसमें चाइना की बात करें, रशिया करें या बाकी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है, वो उनकी इकोनॉमी के साथ भी खेल रहा है। और वो अपनी इकोनॉमी को तो प्रोटेक्ट कर ही रहा है, लेकिन साथ में उसका जो मेन रीज़न है बाकी दूसरों को तबाह करने पर ज़्यादा है। मैं कभी बाद में चर्चा करूंगा। तो अब इस हफ्ते बाजार वोलेटाइल मोड में रहेंगे। अगर यहाँ से मान लेते हैं कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की अगर क्लोजिंग को देखें तो भाई बैंकों में जो पेन है वो छोटे बैंकों में तो बहुत ही ज़्यादा था फ्राइडे को। लेकिन जो बड़े बैंक हैं वो बैंक भी अगर आपको 2-2.5-3%, चाहे उसमें गोल्डमैन सैक्स है, जेपी मॉर्गन है या कुछ फाइनेंशियल कंपनीज है, ट्रैवलर इनकॉर्पोरेटेड है,
इस तरीके की जो कंपनीज़ हैं वो काफ़ी वीकनेस के साथ काम कर रही थी। इवन जो बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो भी वीकनेस के साथ काम कर रही थी। तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज एक संकेत दे रहा है, संकेत क्या दे रहा है कि मैं अभी इंटरनेशनल मूड माहौल ठीक नहीं होने दूंगा, जो डाउ जोन्स की क्लोजिंग थी। लेकिन अभी देखिएगा वीकेंड पे फायर फाइटिंग एक्सरसाइज होंगी, बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं उनको अब ये लगने लगेगा कि भाई हमारे को फंड्स कहाँ से मिलेंगे, तो वो सबको सुनिश्चित देखिएगा यूएस के अंदर जो है यूएस का फेडरल रिजर्व करेगा, तो कुछ फायर फाइटिंग एक्सरसाइज होंगे। तो इस वजह से हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इस बार ना बढ़ता हुआ नजर आए या 25 बेसिस पॉइंट बढ़े। और उसके बाद ये इन्फ्लेशन को किस तरीके से किल करेंगे, उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि इनका जो फोकस है वो दूसरी इकोनॉमीज़ को किस तरीके से किल करना है उस पर है। और उसका मैं बताऊंगा कि किस तरीके से होता है, तो मैं अभी उस पर नहीं घुस रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो मानना है कि भाई बाजार इस हफ्ते पूरा वोलेटाइल रहेंगे। देखिएगा सोमवार और मंगलवार 2 दिनों के अंदर आपको एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी मिलेगी। उसके बाद देखिएगा यूएस के जो फेडरल रिजर्व के जो डिसीजंस हैं उनके इम्पैक्ट होंगे। तो मुझे लगता है कि जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं वो यहाँ देखेंगे कि अभी हमें 1-2 दिन में और जो ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। इंडिया विक्स को भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़ता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर अगर हम बाकी ब्रॉडर मार्केट की बात करें, स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स, तो देखिएगा उनमें वैल्यूएशंस मतलब काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो कोविड के अंदर या जो ऑपरेटर ड्रिवन शेयर्स हैं और जो बेइंतहा भगे हैं उनमें अभी भी पेन आएगा, ये पक्का है। और बड़ा प्लेयर अभी क्या करना चाहता है वो मैं किसी दिन और चर्चा करूंगा आपके साथ कि किस तरीके से जो है बड़े ऑपरेटर्स की या हम ये कह सकते हैं एफआईएस की स्ट्रेटेजी है। तो मुझे अभी बाजार ज़्यादा चलते हुए नज़र नहीं आ रहे। टेक्निकल बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकल बाउंस बैक भी सेल ऑन राइज ही हम देख रहे हैं। अगर हम बात करें इनके कंपेरेटिवली पिछले 5 साल में बाजारों ने क्या किया, तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज देखिएगा पिछले 5 साल में इसने जो रिटर्न्स हमें दिए हैं वो दिए 36%। अगर नेस्डेक की बात करें तो देखिए कि नेस्डेक कल के यानी कि जो फ्राइडे का जो सेशन था उसमें 0.74% ही कमजोर रहे। लेकिन अगर हम बात करें नेस्डेक के 5 साल का तो 66% की रिटर्न्स दिए, जबकि हमारे निफ्टी ने जो रिटर्न्स दिए वो 71%, यानी कि नेस्डेक को आउट परफॉर्म किया है। और निफ्टी बैंक ने देखिएगा इस पूरे कोविड पूरे माहौल को झेलते हुए 67.29 दिए। तो इन को अगर हम देखें तो हमारे जो बाजार है वो भी फेयरली वैल्यूड है। और देखिएगा हमारे बाजारों में अगर अर्निंग्स ग्रोथ की बात करें और नेस्डेक की अर्निंग ग्रोथ की बात करें तो नेस्डेक की अर्निंग ग्रोथ इंडिया की जो इनकम की ग्रोथ है उससे कम है, सॉरी इंडिया की कम है, नेस्डेक की ज़्यादा है। अब आप कहेंगे कि सर फिर उनका बाजार क्यों बढ़ा? देखिएगा हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेशन बढ़ा और उसके वजह से हमारे यहाँ पे स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ भी अब यूएस की तरह होने लगी है। तो कुल मिलाकर हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ने की वजह से हुआ है। दूसरा एक और रीज़न है कि हमारी जो अर्निंग्स है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा नहीं बढ़ा है यूएस के सामने 5 साल में, अगर नेस्डेक की कंपनीज को देखेंगे तो। लेकिन हमारे यहाँ पे एक इनकम टैक्स का रेट कम किया गया था 5% के आसपास, तो वो जो 5% का जो इम्पैक्ट है वो हमारी कंपनीज के प्रॉफिट में है। तो अगर हम पीबीटी की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, वो नहीं बढ़ा है हमारा। लेकिन क्योंकि पैट में क्या हुआ है कि टैक्स का इम्प्लीकेशन हुआ है, तो हम कहीं ना कहीं उसको कंपनसेट कर पाए। तो कुल मिलाकर जो मुझे पर्सनली ये भी लग रहा है कि बाजार वोलेटाइल रहेगा, सेल ऑन राइज की मार्केट हम उम्मीद कर रहे हैं। निफ्टी देखिएगा 17,100 पे है, तो 17,300 तक हम मान के चल रहे कि टेक्निकल पुल बैक, और हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल ना बढ़े, स्किप कर दे, तो बाजार एक बार 17,500 तक भी जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसका कोई ये इंडिकेशन नहीं है कि यहाँ से बाजार कोई रैली पकड़ने वाला नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अभी भी मंदी की मूड में है और वो शायद 17,500 भी ना जाने दे, 17,300 से बाजार को फिरा दे। और नीचे देखिएगा 16,800 का लेवल एक अहम लेवल है और शायद 16,800 भी टेस्ट हो सकता है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अभी सेंटीमेंट है और जिन लोगों के हाथ में बाजार है वो बाजार को 16,500 तक भी इस हफ्ते खींच सकते हैं। तो नैरो रेंज में 17,300 से 16,800, थोड़ी ब्रॉडर रेंज में जाएंगे तो 16,500 से 17,500। और आप कहेंगे कि सर शॉर्ट कवरिंग रैली आ गई, तो वो कुछ नहीं होना है। शॉर्ट कवरिंग आएगी वो थोड़ी देर के लिए आएगी, एक दिन के लिए आ जाएगी, अगले दिन फिर देखिएगा पिटाई होनी शुरू है। और रीज़न बड़े सिंपल है, क्योंकि ये जो माहौल बिगड़ा है ये केवल और केवल यूएस में नहीं बिगड़ा है, बाकी लोगों का सेंटीमेंट बिगड़ गया है। और यूएस मुझे जो पर्सनली लग रहा है अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट तो कर ही रहा है, साथ में
दूसरों के बिजनेसेस को ख़राब कर रहा है, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर अपनी जो चौधराहट है जो हमेशा उसने रखी है उसको बरकरार रखना चाहता है, जो हाल फिलहाल में जो है ख़त्म होती हुई नज़र आ रही थी। और उसका मुझे जो मेन रीज़न लगता है कि अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को अपने हाई रखेगा तो बाकी वर्ल्ड इकोनॉमीज़ के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो नहीं सकते, क्योंकि उनकी जो कैश इनफ्लोज है वो ख़त्म हो जाएंगे, जैसा कि हमारे इंडिया में भी हो रहा है। तो हमारे लिए भी जो चैलेंज हो रहा है, हाँ, और मैं खुद कहता हूँ कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें फंड चाहिए यूरोपियन मार्केट से, यूएस से। तो हमारे को अगर फंड चाहिए तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट उनके कंपेरेटिवली रखने पड़ेंगे। और अब अगर हम ये कहें कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखेंगे, बेशक से हमारी इन्फ्लेशन कम हो जाए, तो भी हम उनको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो बॉन्ड मार्केट है उससे पैसा आना बंद हो जाएगा। या जो बाकी इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पर, जैसे अभी हमारे सामने अगर हम बात करें तो यूएस के अलावा अगर हम देखें तो चाइना या जो बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पर भी इक्विटी का इन्फ्लो हो सकता है। और उसके अलावा जो हमारे बाज़ार हैं, अगर वैल्यूएशन वाइज देखें तो हम बहुत महंगी वैल्यूएशंस पर बैठे हुए हैं, अभी भी महंगी वैल्यूएशंस पर है अगर हम अपने पीयर्स के साथ कंपेयर करें। इसके अलावा हमें इलेक्शन ईयर में भी जाना है, तो कुल मिलाकर अभी जब अनसर्टेनिटी बनी होती है तो बड़े प्लेयर्स अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी राइज आता है उसको सेल की एक अपॉर्चुनिटी की तरह जो है लिया जाता है। और अगर आप मेरे से पूछें कि 2 साल 3 साल के लिए अगर आपका नज़रिया क्या है, तो फिर मैं कहूँगा कि देखिएगा पोर्टफोलियो बिल्डअप करने के मौके अभी आपको और मिलेंगे, चाहे वो मिड कैप स्पेस है या स्मॉल कैप शेयर्स हैं। अभी भी जो कंपनीज़ के जो रिजल्ट जितने ख़राब हुए हैं या जो भी उम्मीद है उसके हिसाब से बाजार अभी भी हमारे बहुत महंगी वैल्यूएशंस पर है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो 17 के बाद जब हमने रैली देखी तो 18 या 19 में जो वैल्यूएशंस थे अगर मैं उनसे कंपेयर करूँ तो अभी भी हम 2.5 गुना वैल्यूएशंस पर हैं स्मॉल कैप और मिड कैप में भी। और उसी तरीके से अगर हम 2011-12 के आसपास की अगर मंदी देखें, उस तरीके का जो सिनेरियो था उससे अगर हम कंपेयर करें तो आज उस कम वैल्यूएशन से तो हम तकरीबन 3 गुना वैल्यूएशंस पर अभी भी हमारे स्मॉल कैप मिड कैप शेयर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा स्कोप जो है अभी हमें लगता है कि क्योंकि बहुत सारी जो शेयर्स हैं अभी भी बहुत ओवर प्राइस्ड है। और अगर ग्रोथ 1 या 2 क्वार्टर में मिस होती है या जो इंटरनेशनल मूड माहौल रहता है तो उस केस के अंदर अभी और चैलेंजेस आ सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में मुझे ये बात अच्छी लगती है क्योंकि कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो 2011-12 की या 2018-19 की वैल्यूएशंस पर आ चुके हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिकली, मैं नोट मार्केट की बात नहीं कर रहा, स्टॉक स्पेसिफिकली पोर्टफोलियो बिल्डअप करने का लिए बढ़िया जो समय है वो अभी भी चल रहा है और अभी मुझे लगता है कि 6 महीने और चलेगा। और उसके बाद मैं नेक्स्ट ईयर में एक अच्छी खासी रिकवरी जो है इंडियन मार्केट के अंदर देख रहा हूँ। हो सकता है कि इस साल के बाद से ही हो, बट ये मुझे लगता है कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करेंगे और फिर उसको एंजॉय करेंगे। 6, 8, 10 महीने हो सकता है वो ना भी चले, लेकिन अगले साल जो है हमें लगता है कि एक अच्छी रैली हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो ये मेरा मार्केट का आउटलुक था। ये आपको कैसा लगा जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को आगे शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।